नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ट्रैवल थ्रू नेचर में। आज हम लोग चलेंगे पवित्र यात्रा पर जोशीमठ की। आइए देखते हैं न्यू दिल्ली से और जोशीमठ तक की यात्रा कैसे हम लोग कवर करेंगे। पहले देख लेते हैं दिल्ली से जोशीमठ कैसे पहुंचा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे जोशीमठ में कौन कौन सी घूमने की जगह हैं और कितना आपका बजट आ जाएगा ट्रैवल करने में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें और जो भी आपके कमेंट्स हों उसमें आप ज़रूर लिखें, कोई आपके क्वेश्चंस हैं अगर। और चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी मैं वीडियो डालूँ नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए देखते हैं दिल्ली से जोशीमठ हम लोग कैसे चलेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अवेलेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। तो आप खुद की गाड़ी से जा सकते हैं, टैक्सी से जा सकते हैं, बस आपको मिल जाएगी वहाँ जाने के लिए, ट्रेन से आप जा सकते हैं और फ्लाइट से भी जा सकते हैं। देखते हैं कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको कहाँ तक अवेलेबल मिलेगा। जोशीमठ आप रोड या फ्लाइट से कैसे जाएंगे, आइए इसको देखते हैं। पहले जो टोटल रोड का डिस्टेंस है वो है 490 किलोमीटर, 490 किलोमीटर डिस्टेंस है टोटल रोड से। कश्मीरी गेट ISBT न्यू दिल्ली से और आनंद विहार ISBT से भी आपको बस मिल जाएगी। बस का किराया आपका 300 से 350 के बीच में होगा। किराया वेरी करता है इसीलिए मैंने रेट को इस तरीके से लिखा है। यहाँ से आपको बस मिल जाएगी। रूट रहेगा बस का आपका मेरठ से होते हुए मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार और उसके बाद ऋषिकेश। ऋषिकेश तक आपकी बस जाएगी, डायरेक्ट बस आपको नहीं मिल पाएगी वहाँ से जोशीमठ के लिए, तो ऋषिकेश पे आप बस चेंज कर सकते हैं। फ्लाइट से अगर आप जाना चाह रहे हैं तो दिल्ली का जो IGI एयरपोर्ट है वहाँ से या फिर हिंडन एयरपोर्ट से आपको फ़्लाइट मिल जाएगी। फ़्लाइट का किराया रहेगा आपका 2700 रुपये। किराया भी कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। अगर आप एडवांस में बुक कराएंगे तो इतना किराए में आपका हो जाएगा टिकट बुक। फ़्लाइट आपको मिलेगी देहरादून के लिए क्योंकि ऋषिकेश में कोई एयरपोर्ट नहीं है। देहरादून से फिर आपको सिटी बस लेके ऋषिकेश तक जाना होगा क्योंकि आगे का रूट ऋषिकेश से ही शुरू होता है, तो आपको ऋषिकेश तक जाना ही होगा, चाहे फ़्लाइट से जाएं चाहे आप बस से जाएं। जो डिस्टेंस दिल्ली से ऋषिकेश तक का है वो 220 किलोमीटर है। आप टैक्सी से भी जा सकते हैं। टैक्सी का किराया 13 रुपये से 14 रुपये पर किलोमीटर का चार्ज करते हैं और अपनी खुद की गाड़ी से जा सकते हैं और अगर आपके पास बाइक है तो बाइक से भी जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जाना चाह रहे हैं तो ट्रेन का टिकट रहेगा आपका 120 रुपये। ये जो मैंने टिकट बताया है ये आपका सेकंड क्लास का है, मतलब जो आपका चेयर कार होता है नॉन स्लीपर, उसका किराया है। दिल्ली से आपका रूट रहेगा गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से मेरठ, मुजफ्फरनगर, देवबंद, रुड़की, हरिद्वार और वहाँ से फिर ऋषिकेश। अगर आपको ऋषिकेश की ट्रेन नहीं मिलती है तो आप देहरादून जा सकते हैं दिल्ली से और फिर वहाँ से आप सिटी बस से फिर से ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। तो आपको फाइनली ऋषिकेश पहुँचना है। अभी हमने ट्रेन से और बस से और फ्लाइट से तीनों से ही देख लिया है कि हम ऋषिकेश तक कैसे पहुँचेंगे। आइए इससे आगे का देखते हैं। ऋषिकेश पहुँचने के बाद वहाँ से आपको बस मिल जाएगी आगे के लिए, रोडवेज सर्विस भी मिल जाएगी उत्तराखंड परिवहन निगम की, और बाकी वहाँ पे ट्रैकर भी चलते हैं, मिनी बस चलती हैं तो वो भी मिल जाएंगी आपको। बस का किराया 300 से 350 तक का होगा ऋषिकेश से जोशीमठ के लिए। और यहाँ से आपका रूट रहेगा देवप्रयाग, श्रीनगर, उसके बाद रुद्रप्रयाग, वहाँ से कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग से जोशीमठ। तो इस तरीके से आप जोशीमठ पहुँच जाएंगे। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो ऋषिकेश तक ही पहुँचेंगे, उसके आगे आपको ट्रेन और फ्लाइट का कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। उसके आगे रोड का रूट है तो आपको रोड से ही जाना होगा और वहाँ से आपको ट्रैकर मिनी बस आराम से मिल जाएंगे और आपका ये जो ट्रिप रूट है कंप्लीट हो जाएगा। आपका 300 से 350 रुपये का किराया यहाँ पे लगेगा और पीछे भी आपका बस से इसके आसपास ही लगेगा, तो आपको टोटल ट्रैवल कॉस्ट मिल जाएगी। बाकी जोशीमठ में आपको होटल वगैरह आराम से मिल जाएंगे, 900 से और 1500 के बीच में आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। इतनी कॉस्ट है होटल्स की वहाँ पे। आइए देखते हैं आगे क्या क्या वहाँ पे घूमने की जगह है। जो टोटल डिस्टेंस है रोड का ऋषिकेश से जोशीमठ तक वो 263 किलोमीटर है, 263 किलोमीटर। अब आप जोशीमठ पहुँच चुके हैं
तो जब भी आप जोशीमठ घूमने के लिए जाएं तो थोड़ा ज़्यादा समय निकाल कर जाएं, क्योंकि जोशीमठ के आसपास काफ़ी सारी घूमने की जगह हैं, काफ़ी सारे मंदिर हैं। क्योंकि जोशीमठ को होली प्लेस इसीलिए कहा जाता है, कई सारे ऐसे मंदिरों का ये द्वार है, प्रवेश द्वार माना जाता है इसको, जो यहाँ से आसपास हैं। ये देखते हैं आप यहाँ पहुँचने के बाद कहाँ कहाँ और घूम सकते हैं जो आसपास में जगह हैं। सबसे पहले औली सबसे पास पड़ता है जोशीमठ के, आप रोपवे से भी जा सकते हैं वहाँ तक। 7 किलोमीटर बाय रोड पड़ता है, आप रोड से भी जा सकते हैं। उसके बाद दूसरी जगह जोशीमठ के पास में है, वो है बद्रीनाथ, जो 4 धाम में से एक धाम है बद्रीनाथ। वहाँ भी आप जा सकते हैं, जोशीमठ से पास में ही पड़ता है। एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप जोशीमठ सर्दियों में जा रहे हैं, अक्टूबर, ये दिवाली के बाद और होली से पहले, तो आप वहाँ से बद्रीनाथ जाएंगे तो आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम जो होता है वो सर्दियों में बंद रहता है और शीतकालीन पूजा जो होती है वो जोशीमठ में ही होती है। यहीं पर मंदिर है और उसी में पूजा होती है। तो सर्दियों में आप बद्रीनाथ ना जाएं। अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं, होली के से लेकर दिवाली के बीच में, तो फिर आप वहाँ से बद्रीनाथ जा सकते हैं। दूसरी जगह है कल्पेश्वर। मैंने पंच केदार के बारे में आपको बताया था अपनी पहली वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं मेरी जो वीडियो मैंने बताई थी आपको पंच केदार की। पंच केदार में से ही एक केदार कल्पेश्वर भी है, तो वहाँ भी आप जोशीमठ से जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। रुद्रनाथ जा सकते हैं, ये भी पंच केदार में ही आता है। तुंगनाथ जा सकते हैं, ये भी पंच केदार में आता है। तो पंच केदार में जो 5 केदार आते हैं उसमें से 3 जो हैं वो जोशीमठ के पास ही हैं, तो आप इन तीनों को कवर कर सकते हैं अगर आप जोशीमठ घूमने गए हैं और आपके पास घूमने का पर्याप्त समय है तो। उसके बाद एक घूमने की जगह है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये नेशनल पार्क है, यहाँ भी आप घूमने जा सकते हैं। और अभी 7 फरवरी को जो बाढ़ आई थी ग्लेशियर फटने से, उससे जो NTPC डैमेज हो गया था, NTPC तपोवन, वो भी इसके पास में ही पड़ता है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ भी एक बार देखने के लिए जा सकते हैं। तो जोशीमठ अगर आप जा रहे हैं तो इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास घूमने के लिए, और जोशीमठ में खुद काफ़ी सारी जगह हैं घूमने के लिए, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। और आसपास भी काफ़ी कुछ है, तो यानी कि आप थोड़ा समय निकाल के जाएंगे तो आप काफ़ी कुछ देख सकते हैं, काफ़ी कुछ घूम सकते हैं वहाँ पे। प्लेसेस एंड एक्टिविटीज़ देख लेते हैं जोशीमठ में। सबसे पहले कल्प वृक्ष, एक बहुत खूबसूरत मंदिर है वहाँ पे, वहाँ जा सकते हैं आप। श्री शंकराचार्य मठ है वहाँ पे। नरसिंह टेम्पल ही है जहाँ पर शीतकालीन पूजा होती है भगवान बद्रीनाथ की, भगवान विष्णु का टेम्पल है। तो अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो आपको बद्रीनाथ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप नरसिंह टेम्पल में ही दर्शन कर सकते हैं। और गर्मियों में जा रहे हैं तो फिर आप बद्रीनाथ जाके दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि पालकी गर्मियों के टाइम पे बद्रीनाथ धाम पे चली जाती है। चेनाब लेक घूम सकते हैं, चेनाब वैली है वहाँ पे। रोपवे और कैंपिंग कर सकते हैं औली में। कैंपिंग की काफ़ी सारे और साइट्स भी हैं जोशीमठ के आसपास, और ट्रैकिंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जोशीमठ में। विष्णुप्रयाग और तिमरसेन महादेव की गुफा है, नीति विलेज पड़ता है गांव जोशीमठ के पास में ही, वहाँ भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये जो मेन है मैंने आपको बताए हुए हैं। इसमें कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं जोशीमठ के बारे में। जोशीमठ जो है ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एक सिटी है, चमोली ज़िले में आता है, उत्तराखंड राज्य के। जो सही समय है घूमने का वो मार्च से जून तक है, और उसके बाद जुलाई अगस्त में बरसात रहती है, तो बरसात में वहाँ जाना ठीक नहीं है। उसके बाद आप सितंबर से नवंबर में घूम सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। अगर आपको स्कीइंग वगैरह करना है, स्नो एक्टिविटीज़ करनी है, आप स्नो लवर हैं, तो आप बर्फ़ के टाइम पे भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बर्फ़ से ढक चुकी होती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें दिख नहीं पाती हैं। अगर आप स्नो एक्टिविटीज़ के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर जाएँ सर्दियों के समय पे, नहीं तो आप मार्च से जून या सितंबर से नवंबर के टाइम पे चले जाएं। ये समुद्र तल से 6200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ट्रैकिंग और कैंपिंग की बहुत सारी लोकेशंस हैं वहाँ पे। आसपास छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पर आप लोकल्स के साथ रह भी सकते हैं होम स्टे में, और वहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी कुछ है वहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए। इसको गेटवे ऑफ सेवरल पिलग्रिम सेंटर, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत सारे पिलग्रिम्स हैं जो जिसका प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है, जो यहीं से शुरू होते हैं। तो आप वहाँ जाएं तो वहाँ पे आसपास भी ज़रूर कवर कर लें। टेम्परेचर जो होता है वो खुशनुमा ही रहता है गर्मियों में भी,
और जो टेम्परेचर 12 डिग्री से 33 डिग्री तक ही वेरी करता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है और 12 डिग्री से कम नहीं होता है, इसके बीच में ही कहीं रहता है। सर्दियों में 0 डिग्री तक चला जाता है और मैक्सिमम 7 डिग्री तक भी रहता है। टूरिज़्म के लिए बहुत कॉस्टली जगह भी नहीं है और बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, और जो भी आपको स्टे मिलेगा, फूड मिलेगा, वो बहुत रीज़नेबल प्राइस पर मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। टूरिज़्म का ये बहुत अच्छा प्लेस है, आपको घूमने के ऑप्शंस काफ़ी मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है वो सब, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए मिल रही हैं, और वहाँ पर रहना और खाना भी इतना महंगा नहीं है। अब आराम से यहाँ पे छुट्टियाँ बिताने के लिए, एक लंबी छुट्टी बिताने के लिए जा सकते हैं। ये होली प्लेस है तो आपको बहुत सारे मंदिर वहाँ पे मिल जाएंगे, काफ़ी सारे मंदिर हैं, मैंने सबके नाम नहीं लिखे हुए हैं, मुख्य मुख्य मंदिरों के नाम लिखे हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मठ हैं, तो उन सब में आप घूम सकते हैं। उनमें तुंगनाथ है, जो मैंने मंदिर आपको बताया, बद्रीनाथ, रुद्रनाथ। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ तो एक लंबी छुट्टी का प्लान करके आएँ और अच्छा समय बिता कर जाएँ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी और आपकी ट्रिप को प्लान करने में भी मददगार साबित होगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो।